नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और कल हमने कहा था कि लखनऊ में आज मौजूदगी होगी मोहन भागवत की। कल ही पहुंचे हुए हैं। बवाल भी कटा है कुछ, उस बवाल पे भी बात कर लेंगे। लेकिन न टाइमिंग फिक्स हो गई है। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की आज मुलाकात होगी। और आज मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, क्योंकि गोरखपुर में जब थे तो मुलाकात हो नहीं पाई थी। दोनों के बीच की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर की थी। माधव धाम में ठहरे हुए थे मोहन भागवत 3 दिन वहां पे, और 3 दिनों तक योगी आदित्यनाथ भी वहां पे थे। उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं हुई। गोरखनाथ धाम से माधव धाम की दूरी महज 1.5 किलोमीटर। और यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले बनारस में भागवत पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ भी वहां का कार्यक्रम लगाते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके बावजूद वहां भी मुलाकात नहीं होती। और उस समय पे ये खबरें चली थी कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए भागवत से मिलना चाहते हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जाकर के मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन भागवत भाव नहीं दे रहे। लेकिन आज भागवत भाव दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि मुलाकात की टाइमिंग फिक्स है। अब क्या ये एक संदेश दिल्ली दरबार के लिए भी है क्या? या फिर कि एक आम से मुलाकात होगी? इस चर्चा में संतोष भाई के साथ हम इसी बात को डिकोड करेंगे। जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई। और आपने जो शुरुआत करी 1.5 किलोमीटर की दूरी, यहाँ तो संसद भवन में नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में राजनाथ सिंह बैठते हैं और दूरी घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। और आपने हाँ। जहां तक कहा कि 3 दिन इंतजार किया और आज क्या होने वाला है, पिछले 2 वर्षों का इतिहास बताता हूं। मोहन भागवत वाराणसी गए, योगी आदित्यनाथ भागे भागे वाराणसी पहुंचे, मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ। ये दूसरी बार मुझे ध्यान आ रहा है कि दूसरी बार मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे, भागे भागे पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जबकि हम्म। यही मोहन भागवत जब राजस्थान में जाते हैं और जहां ये ठहरते हैं, वसुंधरा हम्म। राजे सिंधिया 24 घंटे पहले वहां से कार्यक्रम करके आगे बढ़ चुकी होती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को फोन करवाया जाता है और वो वापस आती है अपने कार्यक्रम से। मोहन भागवत उनसे करीब 1 डेढ़ घंटे तक मुलाकात करते, कई बातों पर चर्चा होती है, हालांकि उसका नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन मुलाकात जिनसे भागवत साहब करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। ये भागवत साहब तय करते हैं आमतौर पर, मोटे तौर पर। तो आज भागवत साहब ने तय कर लिया योगी आदित्यनाथ हम्म। से मुलाकात करनी है। अब योगी आदित्यनाथ से मिलकर भागवत साहब एजेंडा क्या सेट करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करेंगे? क्योंकि वो सेट हम्म। करने के लिए तो पीएल संतोष, अरुण कुमार और बाकी नेता तो है ही, और जाकर बात भी हो चुकी है। होटल में मुलाकात की भाजपा के नेताओं से, और फिर मुख्यमंत्री आवास पर जाकर संघ के नेताओं ने मुलाकात की। अगर मोहन भागवत खुद योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं तो उसका यूपी विधानसभा चुनाव से लेना देना नहीं है, बल्कि जो बेचैनी उनकी बढ़ती जा रही है, सत्ता गंवाने का जो डर उनके अंदर हावी होता जा रहा है, उसका असर है। और ये, इसको सिर्फ हम मुलाकात नहीं कहेंगे स्वप्न भाई, इसको महामुलाकात कहेंगे। क्योंकि आप सीधे जब हेड ऑन नहीं कर पाते हैं तो आप एक दो लोगों का सहारा लेते हैं। और जो बड़ी लड़ाई संघ ने हमेशा लड़ी है, वो सामने से नहीं लड़ी है, किसी और कंधे के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ी है। तो क्या वो कंधा योगी आदित्यनाथ बनेंगे? इस खबर में हम उसको डिकोड करते हुए नजर आएंगे स्वप्न भाई। ठीक बात है। सबसे पहले जरा दर्शकों को बारी बारी से कुछ खबरें दिखाइए, ले आइए एक एक करके। यूपी राजनीति में आने वाला है तूफान। योगी भागवत की जुगलबंदी 2027 से पहले संघ का बड़ा दांव। अगली खबर तुरंत ले आइए। यूपी चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई, सीएम योगी की मोहन भागवत से मुलाकात, बनेगा जीत का मास्टर प्लान? क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़िए। 3 बच्चे पैदा करें हिंदू और तेज होना चाहिए घर वापसी का काम। मोहन भागवत ने सनातनियों को दे दी बड़ी सलाह। योगी आदित्यनाथ की भाषा बोलते हुए नजर आए मोहन भागवत। आगे बढ़ी। 1.5 किलोमीटर पर ठहरे, जिसका मैंने जिक्र किया था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। संघ प्रमुख माधव धाम में तो सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में किया रात्रि विश्राम। हटाई। संतोष भाई, दो चीजें हैं समझने के लिए।
और आप ज्यादा बेहतर डिकोड कर पाएंगे, दर्शकों को समझा पाएंगे। पहली बात तो यह है कि उसका जवाब आपने खुद दे भी दिया इंट्रो में कि ये योगी आदित्यनाथ की मर्जी पर डिपेंड नहीं करता कि वो मोहन भागवत से मिल लेंगे, और उनकी बेचैनी तो पहले भी दिखी है। ये मोहन भागवत की इच्छा है कि वो मिलना चाहते हैं, तभी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही। ठीक है, लेकिन यही मोहन भागवत जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे अभी तक, वो आज की तारीख में उसी तरीके की कट्टर बातें कर रहे हैं जो योगी जी का इकोसिस्टम करता है, 3 बच्चे पैदा करो हिंदुओं से। ये क्या है? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे हैं, आप ये हाँ, समझिए कि वो योगी की बात को एक तरह से बल ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो इंडोर्स कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिंपल सिंपल 2-3 चीजें कर दूंगा। उन्होंने कहा कि भैया, मंदिर, कुआं और शमशान सभी हाँ। हिंदुओं के लिए खुला होना चाहिए। पता नहीं, मुझे हम्म। आज इस देश में कोई भी जिला मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा सकता जहां मंदिर, कुआं और शमशान जातियों पे बटा हुआ है। हम्म। कोई नहीं दिखा सकता मुझे भाई। ये पता नहीं भागवत साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं, मुझे पता नहीं कि कौन सी दुनिया में रहते हैं। और अगर मान हम्म। लिया जाए कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो सही भी है, तो भैया 14 से केंद्र की सत्ता में आप हो, 17 से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आप हो, महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार आप हो, देश के बड़े बड़े राज्यों की सत्ता में लगातार आप हो, और जिस राज्य में खड़े होकर आप ये कह रहे हो, वहां तो डबल इंजन क्या, ट्रिपल इंजन की सरकार आप कह लीजिए वहां पर कई जगह, तो लेकिन क्योंकि नगर निगम में नहीं, भी वो यही है। भाजपा की सरकार है, आरएसएस का क्या लेना देना? आरएसएस दखल अंदाजी नहीं करती है। आगे आता हूं मैं। तो वो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब इस ट्रिपल इंजन की सरकार में आप ये कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जाति नहीं होना चाहिए, जाति की बात तो प्रधानमंत्री और सरकार कहते हैं। आप ये कहते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ख्याल होना चाहिए। ये वापस, आप एक चीज समझिए, हम्म। लोग नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन क्या 14 का चुनाव हिंदू हृदय सम्राट बनकर नरेंद्र मोदी ने जीता था? नहीं। या बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को, आरएसएस ने जो घर घर जाकर प्रचार किया था, क्या नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बनाकर प्रचार किया था? हिंदू हृदय सम्राट उनको सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे प्रचारित किया जा रहा था, जिसके जो जिस विचारधारा को पीछे से, पर्दे के पीछे से हवा दे रहे थे, वो प्रशांत किशोर थे। उन्होंने एल्गोरिदम सेट कर दिया था फेसबुक का और ट्विटर का। पूरी दुनिया में जहां जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उसको फेसबुक और ट्विटर दिखाता था। हमारे युवा गुस्सा में हो जाते थे कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को बचाना है। लेकिन हकीकत में नरेंद्र मोदी ने अपनी हिंदू वाली छवि में विकास का तड़का लगाया। भाई पेट्रोल डीजल मिलेगा 40 रुपए, तो इसको लेकर किसको आगे किया? रामदेव को आगे किया। भ्रष्टाचार कम होगा, ये काला धन आएगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये स्थापित करने के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन से बना जो माहौल था उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। और इन तमाम चीजों के बीच में अगर आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत खुद वापस उसी बैक टू बेसिक पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया पर एक सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और ये सेम वही क्वेश्चन मार्क है जो 70 पेजों की स्लाइड रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने संघ प्रमुख को पेश की थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह मौजूद थे, संगठन मुख्यालय प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव, जिसमें सरकार की तरफ से भी उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक महत्वपूर्ण मेंबर मौजूद थे। तमाम लोग उसमें मौजूद थे। और ये अपने आप में एक बड़ी कहानी वो सीधे निकलकर सामने आ रही थी, और वो बता रही थी कि आखिर नरेंद्र मोदी किस आधार पर आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो दावा जता रहे थे। लेकिन आज भागवत साहब अब घड़ी की सुई को एक बार फिर से 2012 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा देश वो देख रहे हैं जो निराशा से भरा हुआ है। उनका प्रधानमंत्री बिल्कुल कई मामलों में जो है वो विफल साबित हुआ है। एक नई तकनीक, एक नई दिशा की तरफ नहीं ले जा पा रहा है और हार का खतरा मंडरा रहा है। तो भागवत साहब की जुबान अब खुलने लगी है। गोरखपुर में खुली और अब लखनऊ में जाकर खुल रही है, और आज एक बड़ी महामुलाकात होने वाली है स्वप्न भाई। आज महामुलाकात होगी, ये आपने कहा संतोष भाई। ये महामुलाकात जो होगी, दिल्ली दरबार में हलचल है क्या इस महामुलाकात को लेकर? देखिए, हलचल ही नहीं है, हड़कंप मचा हुआ है। जो गुजराती लॉबी है
और दिल्ली दरबार नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर गुजरात तक हलचल और हड़कंप मची हुई है। और जब मैं मुंबई का जिक्र कर रहा हूँ, गुजरात का जिक्र कर रहा हूँ, तो साहब के दोस्त को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो दांव पर लगा हुआ है। गुजराती लॉबी नरेंद्र मोदी एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, और नरेंद्र मोदी से बेहतर संघ को कोई नहीं जान सकता। आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूं तो भले ही संघ योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाने जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी से बेहतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स भी देखी है, उन्होंने केंद्र की पॉलिटिक्स भी देखी है, और उन्होंने न केवल देखी है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। गुजरात में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई थे तो वो नरेंद्र मोदी थे, लेकिन फिर भी वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले प्रवीण तोगड़िया को जिस तरह से हरियाणा के विश्व हिंदू परिषद की बैठक में निकाल बाहर फेंका गया मोदी के कहने पर, लेकिन फिर भी वो संघ के लाडले बने रहे, क्योंकि मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आरएसएस को चाहिए सत्ता। और मोदी इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि जब तक वो आरएसएस को वो दिलवा पाएंगे या दिलवा पा रहे थे, तब तक उन पर कोई खतरा नहीं था। चाहे गुजरात में मंदिर तोड़ते रहिए, चाहे वाराणसी में मंदिर तोड़ते रहिए। वाराणसी में जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो उनके प्रस्तावक थे स्वप्निल भाई, उसमें से जितने भी जीवित लोग हैं उनसे अगर लोग पूछे तो वो अपनी बेचारगी साफ तौर पर बताते हुए नजर आएंगे। गंगा मैया ने बुलाया है ये कहने वाले गंगा को साफ तो नहीं कर पाए, लेकिन वाराणसी की जो पहचान थी, जो मंदिर, उन मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। घाट पर जब आप जाते थे तो आपको जो अलौकिक सुंदरता, बाबा की नगरी, वो जो अलौकिक सुंदरता थी जो आपको मंत्र मोहित कर देती थी, मंत्र मुग्ध कर देती थी, अब आप घाट पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पीछे बड़े बड़े होटल नजर आ रहे होंगे, एक बड़े बाबा का आश्रम भी, वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मामला है। लेकिन अब संघ जो है वो मोदी को वो समझ रहे हैं कि नहीं भैया ये गलत कर रहे हैं, योगी की थोड़ी बहुत गलती वो माफ करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि 2029 में मामला फंस रहा है, और कई वजह है इस मामले के फंसने की। एक तो संघ के हाथ से बहुत कुछ छूटता चला जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव, हम लोग इसको याद करते हैं कि भैया जेपी नड्डा ने बयान दे दिया, संघ नाराज हो गया, 240 पर पहुंच गए। लेकिन इस बात को मैं जानता हूं, क्योंकि उस प्रोसेस को मैंने बहुत करीब से देखा है, कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का चुनाव था, आरएसएस का चुनाव नहीं था। क्योंकि आरएसएस के कहने पर लगभग मुझे लगता है कि 10 के आसपास ही टिकट दिए गए थे, जबकि मोटे तौर पर आरएसएस जो है वो 40 से 50 टिकटों का हेरफेर करता है। हेरफेर मतलब वो दिलवाता है। इसलिए जो संघ जो बेचैन था, वो बेचैनी 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आई। उसके बाद के चुनावों में भी बीजेपी ने संघ को बताने की कोशिश की कि अब बीजेपी एक अलग से एक अपनी आइडेंटिटी रखता है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प बात बताओ, बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता ने हम बीजेपी पत्रकारों द्वारा जेपी नड्डा के बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में संजय मयूख के कमरे से निकलते हुए कहा था कि अरे अब क्या बात करते हो, जेपी नड्डा साहब तो 2 लाइन जोड़ना भूल गए। हम लोगों ने पूछा क्या जोड़ना भूल गए, तो कह रहे नहीं, अब बीजेपी में डेपुटेशन पर संघ से लोग नहीं आएंगे, बल्कि संघ प्रमुख अगर बीजेपी से जाकर कोई व्यक्ति बनेगा तब मान के चलना कि बदलाव होगा। तो बीजेपी नेताओं की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी मोदी और शाह के नेतृत्व में, कि वो कह रहे थे कि आरएसएस चीफ ऑफ बीजेपी से जाकर बनेगा। जबकि बीजेपी और आरएसएस का संबंध क्या रहा है कि आरएसएस से जो नेता डेपुटेशन पर बीजेपी में आते थे उनको बड़ा पद मिला करता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी डेपुटेशन पे आए थे, नरेंद्र मोदी भी डेपुटेशन पे आए थे, संजय जोशी निकाल लीजिए, कई अन्य बड़े दिग्गज नेता निकाल लीजिए, वो सब डेपुटेशन पे आए थे। लेकिन बीजेपी की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो संघ प्रमुख तय करेगा, ये फैसला, ये बातें, ये बयान जो है ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता दिया करते थे। धीरे 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 ये खटास बढ़ती चली गई। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले एक और वाकया जिसपे लोगों ने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मैं दर्शकों के सामने रख दूं। अयोध्या में जो आधे अधूरे राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया, आमतौर पर अगर आरएसएस प्रमुख और प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में होते हैं तो आरएसएस प्रमुख नंबर 1 होते हैं, प्रधानमंत्री पीछे होते हैं। और जो संवैधानिक दृष्टि के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री को देना होता है, वहां आरएसएस प्रमुख जाते थे। अयोध्या में क्यों गए? नंबर 2 की भूमिका में क्यों गए? प्रधानमंत्री मेन हीरो बनकर बैठे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, ये साइड हीरो बनकर कैसे बैठे हुए थे? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आरएसएस के मुखिया प्रधानमंत्री के सामने छोटे नजर आए,
लेकिन वो नजर आए और उससे एक बड़ा मैसेज दिया गया और ये तमाम चीजें एक एक करके इकट्ठी होती चली गई। और उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से जब एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया, सब कुछ साफ था। लेकिन संतोष भाई दर्शकों के लिए एक बात तो जरूर यहाँ पे कहना चाहिए, होना यही चाहिए। नंबर 2 नहीं, मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री के सामने क्या है मोहन भागवत? भाई ठीक है, अपनी पार्टी के भीतर जो कुछ भी हो, जिस पार्टी का ठेका ले रखा है उसमें चाहे उनकी जो भी हैसियत हो, देश के नजरिए से क्या है मोहन भागवत? कौन है मोहन भागवत? तो प्रधानमंत्री का कद, भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी की हम आलोचना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका कद तो मोहन भागवत से बहुत बड़ा है। खैर, ये एक क्लेरिफिकेशन देना जरूरी था। वो संघ क्या सोचता है, वो संघ की बात बता रहे हैं संतोष भाई। वो ना तो देश की सोच है, ना वो हमारी सोच है, ना संतोष भाई की सोच है। जी संतोष भाई। और उसके बाद जब ये चीजें बिगड़ती चली गई, उसके बाद जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को अपमानित किया गया, जब वो गाड़ी में बैठ चुके थे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, तब ये बताया गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको डिप्टी सीएम बनने को कहा गया। और कहा गया और बिना उनकी हाँ या ना का इंतजार किए हुए उनकी गाड़ी राजभवन तक पहुंची भी नहीं, उससे पहले जेपी नड्डा ने ट्वीट करके बधाई दे दी कि भाई उन्होंने पार्टी का संगठन का आदेश मान लिया। अमित शाह ने भी बधाई दे दी, मतलब उनके लिए कहीं कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया। उसके बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई, उसके बाद भी अमित शाह के घर पे एक बैठक हुई। उसमें देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, एकनाथ शिंदे मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे, कई अन्य नेता मौजूद थे। जब ये सब लोग निकल गए, ये तय हुआ कि अगले दिन मुंबई में एनडीए की बैठक होगी जिसमें देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जाएगा। उसके बाद 1 घंटे तक एकनाथ शिंदे के साथ अलग से अमित शाह की बात हुई, पता नहीं क्या बात हुई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एकनाथ शिंदे मुंबई गए और मुंबई से हेलीकॉप्टर उठा के अपने गांव चले गए और फिर खबर आई कि वो नाराज। ये तमाम चीजें क्लब होती चली गई, तमाम चीजें इकट्ठा होती चली गई और अब आरएसएस को लगा कि नहीं, बदलाव का समय आ गया है। लेकिन वो एक बेहतरीन मौके का इंतजार कर रहे थे, वो मौका उनको मिल गया है। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी की छवि एक तरह से टूट गई है। और एप्स्टीन फाइल में कोई कुछ भी कहे स्वप्निल भाई, लेकिन एप्स्टीन फाइल का असर अब पड़ रहा है। आप सिर्फ शहरी मतदाताओं पर ही नहीं, आप निकल जाइए हाईवे पर बाइक और गाड़ी लेके, किसी भी गांव के अंदर चले जाइए, वहां का बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि एप्स्टीन फाइल क्या है। और ये उनको ये भी पता है कि सरकार छुपा रही है, गोदी मीडिया छुपा रही है, तो उनके मन में एक धारणा बनती चली गई है कि यार कुछ तो ऐसा है जो गोदी मीडिया हमें बता नहीं रही। हम्म। और इन दोनों कारणों की वजह से संघ के लिए अब संघ जो है वो नरेंद्र मोदी को बोझ मान रहा है और वो भविष्य के वैकल्पिक चेहरे की तलाश कर रहा है। लेकिन उस वैकल्पिक चेहरे पर मुहर लगाने के लिए 2 चीजों का इंतजार उसको करना है। नंबर 1 की मोदी की विदाई, और मोदी की विदाई के लिए उसको बीजेपी के बड़े नेताओं का साथ चाहिए। और फिर नंबर 2 आएगा कि अगला नेता कौन होगा। और जब बीजेपी के बड़े नेताओं का साथ चाहिए तो उसमें योगी आदित्यनाथ अभी सबसे आगे चल रहे हैं। आज की लखनऊ की बैठक के बाद हम्म। बयान क्या आता है वो तो खबर होगी है, लेकिन अगर बयान नहीं आएगा तो वो सबसे बड़ी खबर होगी कि इसका मतलब कुछ ऐसी बात हुई है जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर बताने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। और दिल्ली लॉबी, दिल्ली दरबार की जो टेंशन है वो इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जो मुलाकात होगी ना स्वप्निल भाई, ये 1 to 1 होगी। कोई बंद बीच कमरे में में हो। मौजूद कोई बीच में मौजूद रहेगा नहीं। और जब बीच में हम्म। कोई मौजूद रहेगा नहीं तो इस मुलाकात में क्या हुआ वो निकल कर बाहर आएगा नहीं। हाँ, वो और योगी टाइमिंग आदित्य। देखिए संतोष भाई, सारे काम निपटाने के बाद, चूंकि संघ है ना, तो 8 बजे तक अमूमन संघ कहता है भाई सब कुछ खत्म उतम कर लो। मोहन भागवत, चूंकि मैं उसी विचारधारा के स्कूल में पढ़ के आया हूं। मैं विद्या भारती का की वेबसाइट पे आज भी मेरा चेहरा है, कई लोग निकाल के चला देते हैं कई बार। तो आलम यह है कि शाम को 8 बजे, देर शाम 8 बजे मुलाकात हुई, यानी फुर्सत से बैठना चाह रहे हैं मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के साथ। बिल्कुल। और उसका एक स्ट्रेटेजी आप ये भी समझ सकते हैं कि भागवत साहब थोड़ी सी समझदारी कर रहे हैं कि भैया योगी जी को भी प्लान करने का मौका ना मिले। लेकिन मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ को प्लान करने का मौका तो उसके अंदर से ही मिल जाएगा जो वो चलवाना चाहेंगे। वो जो उनका पीआर सिस्टम है, क्या कहते हैं उसको, सूचना विभाग जो है उनका, वो हाँ। पहले ही संपादकों को दे देगा। और 11 बजे तक अखबार छपने की बात होती है तो ये भी कहा जाएगा उनको कि भैया थोड़ा सा पेज खाली रख लेना क्योंकि हम आपको देर रात तक कुछ ना कुछ खबर देंगे। तो वो चीजें हम्म। निकल कर सामने आएंगी। अब वो सच हम्म। कितना होगा, झूठ कितना होगा कह नहीं सकते, लेकिन मोहन भागवत के मुलाकात को लेकर अगर योगी आदित्यनाथ के यहाँ से सूत्रों के हवाले से कोई खबर आती है
तो उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा अनलेस अनटिल कि संघ उसको खारिज न करे। लेकिन संघ उसको खारिज करेगा। ये मैसेज दिल्ली दरबार को देने के लिए मुलाकात है। ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को मैसेज देने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मैसेज देने के लिए मुलाकात है। और ये पूरी परिस्थितियां किस तरह से उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ये हमने दर्शकों के सामने रख दिया है। बहुत सारे भक्त टूट जाएंगे, संघ और बीजेपी एक ही है, आप खामखा लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी कह रहा हूं कि संघ और बीजेपी एक ही है। ठीक बात। मैं भी कह रहा हूं कि इन दोनों में उस तरह की दूरी नहीं है वैचारिक आधार पर। हाँ, दूरी कहां हो रही है? सत्ता छीनने का डर। ये जो सत्ता और सत्ता से जुड़ी जो सुविधाएं होती है ना, एक बार अगर आपको इसकी लत लग जाए, तो जब ये छिन जाने का खतरा पैदा हो जाता है, तो डर पैदा होता है। और जो लोग भी, क्योंकि हमने एक और भी करी थी मेरे ऊपर, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि नहीं आप संघ को समझते नहीं है, समाज सेवा। तो मैं कहता हूँ भैया, संघ के स्वयंसेवक जरूर समाज सेवा करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संघ के स्वयंसेवक हर मुसीबत पर खड़े होते हैं। लेकिन ये मासूम सा सवाल मेरी नजर में समझ में नहीं आता कि लाखों रुपए की घड़ी संघ के नेता कैसे पहन सकते हैं, लाखों रुपए का चश्मा संघ के नेता कैसे पहन सकते हैं। जब मैं पूछता हूं ऑफ द रिकॉर्ड उनमें से किसी के साथ, तो मुझे कहते हैं कि ये दे गए, वो दे गए, ये दे गए। मैं कहता हूं भाई साहब, जो आपको लाखों रुपए का चश्मा और लाखों रुपए की घड़ी दे सकता है, बदले में वो जरूर कुछ ना कुछ चाह रहा होगा। चाहे वो विधायक का टिकट हो, चाहे वो लोकसभा का टिकट हो, और चाहे वो राज्य और में मंत्री बनना हो, चाहे वो और केंद्र में संतोष मंत्री भाई, बनना हो, संतोष या भाई, अपने जाहिर सी बात व्यापार है। को बढ़ाना हो। हाँ, नहीं, जाहिर सी बात है। लाख रुपए की अगर घड़ी दे रहा है और लाख नहीं, संघ लाखों। लाख नहीं लाखों, स्वप्निल ठीक भाई, है। लाखों। हाँ, लाखों लाखों, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूं कि लाखों रुपए के अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, उपहार मिल रहे हैं, और संघ के बड़े नेताओं को मिल रहे हैं, संघ के नेताओं को मिल रहे हैं, तो संघ के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर उस थ्योरी पे चलें, इस संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हस्तक्षेप नहीं करता है, और वो जो है बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहता है, तो फिर भाई उसके पास तो देने के लिए क्या है फिर क्या लाखों रुपए की घड़ी देके कोई ये कह रहा है कि एक काम करो, हमको स्वास्थ्य विद्या मंदिर में जाकर के हमको प्राचार्य बना दो, इसलिए थोड़ी लाखों की कोई घड़ी दे रहा होगा। ये दर्शक समझदार हैं कि किस लिए दे रहे होंगे। लेकिन आप हाँ, जैसे मोहन भागवत साहब की बात पर भरोसा करने की बात करते हैं, तो उनसे पूछा गया था नहीं कार्यक्रम में कि भाई बीजेपी का अध्यक्ष आप चाह रहे हैं लेकिन वो तय नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि बीजेपी एक अलग पार्टी है, और अगर हमें तय करना होता तो इतना वक्त लगता है। क्या बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर हम कुछ वो करते नहीं है, उसमें इंटरफेयर करते नहीं है। यही बयान हाँ, भागवत साहब दे रहे थे, यही बयान दत्तात्रेय होसवाले साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। और दोनों ही मौकों पर मैं बताऊं कि नीचे जो लोग बैठे थे, बल्कि भागवत साहब वाले प्रोग्राम में तो संघ के कुछ लोग नीचे बैठे थे, अपने आप ही उनके होठ मुस्कुराने लग गए थे। तो मोहन भागवत साहब जब ये बोलते हैं कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी के अध्यक्ष में उनका कोई लेना देना नहीं है, तो संघ के बड़े से बड़े दिग्गज भी उस पर हंसने लग जाते हैं। और मेरी आपत्ति इसी बात को लेकर होती है कि अगर आप सच नहीं बोल सकते, तो कम से कम झूठ बोलकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम तो मत कीजिए। अगर बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो काहे दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठते हैं? अगर बीजेपी की चुनावी जीत से कोई लेना देना नहीं है, तो लखनऊ जाकर क्यों आपके नेता बैठक करते हैं? अगर बीजेपी के राजनीतिक जीत से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद आप अखबारों में खबरें ये क्यों छपवाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से जीते हैं? और अगर वाकई बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वही बात बार बार निकल के सामने आती है कि आपकी बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव क्यों मौजूद रहते हैं। अब वो मैं हाफ पैंट वाली बात तो नहीं कह सकता, वो जो प्रणाम जिस तरह से करते हैं वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके बावजूद तमाम दिग्गज नेता ये आपके कार्यक्रमों में करते हुए नजर आते हैं। और संघ के साथ जुड़ाव को बीजेपी का कोई नेता खारिज नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से संघ की एक तरह से क्या कहूं पोल खोलते हुए कहा कि वो एक प्रकार का एनजीओ है, लेकिन एनजीओ का खाता वही होता है, इनका कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी संघ से अपने जुड़ाव को व्यक्त किया। इकलौता संघ है या संघ प्रमुख है जो ये डबल स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ता है कि वो तमाम जुड़ाव का लाभ लेंगे, लेकिन पब्लिकली नहीं कहेंगे कि ये हमारा संगठन है। वो नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारा है। और आजकल तो मोहन भागवत साहब क्या नागपुर, क्या मुंबई, क्या पश्चिम बंगाल, क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ, पता नहीं कब कहां कितनी बार बोल चुके हैं कि भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने संघ की पूरी आइडियोलॉजी को एक तरह से पलट कर रख दिया है। और अब उनके लिए मुंह दिखाना है जनता के सामने नहीं, स्वप्निल भाई,
उनके अपने स्वयं सेवकों के सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि उन शाखाओं में जाने वाले युवा पूछ रहे हैं कि क्या इस नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। ठीक बात है। जाहिर सी बात है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और हम बीते 3-4 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है इस पे बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत इसीलिए करना ये जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो सत्ता में बैठी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सिरमौर बने बैठे थे, यानी कि मोदी जी, और दूसरे नंबर पे, और अ, संतोष भाई तो कहते हैं कि उनको नंबर 1 कहिए तो इनको नंबर 1.25 कहिए, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, अमित शाह साहब। तो इसलिए ये चर्चा जरूरी है क्योंकि भाई देश की सत्ताधारी दल के भीतर क्या चल रहा है, वो जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई है, उससे निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र का भी सीधा जुड़ाव है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।